ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज नीट क्रैश कोर्स में हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चन प्रैक्टिस। मेरा नाम है विवेक कुमार, आईजर पुणे ग्रेजुएट, एक्स आकाश बायजूस फिजिक्स फैकल्टी। पहले हमारे टाइम पे जब मैं पढ़ता था बायजूस मर्ज में था, फिर उसकी पतन हो गई, तो एक्स आकाश फिजिक्स फैकल्टी। ओके, अभी यूट्यूब पे नया हूँ तो पता नहीं होगा, तो भरोसा करने के लायक है इसलिए प्रोफाइल बता रहे हैं। बाकी ज़्यादा डेटा जानना हो तो कॉल करें, संपर्क करें, पूरी बातें आपको बताई जाएगी। मास्टर तुमने क्या कर रखा है, क्या उखाड़ रखा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्रैश कोर्स मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो है। बेसिकली इस चैप्टर का जो थियरी वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अटैच्ड होगा। वहाँ से अगर तुम थियरी तुम्हें पता है, तुमने देख रखा है, फिर ठीक है। अगर थियरी में कुछ प्रॉब्लम है, लग रहा है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है थियरी में, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि या तो उस वीडियो को देख लो या फिर उस वीडियो पे जाके उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, नोट्स अटैच्ड होगा, एक बार नोट्स को गो थ्रू कर लो। उस नोट्स में सारे ही फॉर्मूले, जो भी कॉन्सेप्ट है, काफ़ी कंसाइज फॉर्मेट में, मतलब एकदम टू द पॉइंट जो चीज़ें चाहिए वही चीज़ें उसमें लिखी गई है। बहुत मेहनत और बहुत मतलब सेग्रीगेट करके, बहुत टाइम दे के, बहुत रिसर्च करके प्रिपेयर किया गया है सारे के सारे नोट्स। इसमें भी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा के मतलब सीधे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। टॉपिक वाइज सारे ही क्वेश्चन अरेंज्ड हैं, सारे टॉपिक से प्रॉब्लम करेंगे। जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उससे ज़्यादा करेंगे, जिससे कम आता है उससे कम करेंगे। PYQs प्लस नॉन PYQs दोनों का मिश्रण होगा जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जैसा कि स्टैंडर्ड होता है। ठीक, तो इस मतलब वो वीडियो थियरी का वीडियो और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर ये दोनों देख रहे हो तो इसके बाद मतलब कोई भी तुम्हें तीसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ठीक है। तो फर्दर बिना कुछ बकैती किए हुए, बिना कुछ बकवास किए हुए, बिना ज्ञान दिए हुए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक और बात है, क्रैश कोर्स, ये क्रैश कोर्स का शेड्यूल नीचे डिस्क्रिप्शन में ये तुम्हें PDF पे मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर सकते हो। इसमें पूरा डेट दिया गया है कि कब कौन से वीडियोज आने वाले हैं, कब थियरी वीडियो, कब क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो आने वाला है। फिर बाद में थियरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस का दोनों मर्ज करके साथ में ही हम करेंगे। बेसिकली ओवरऑल है क्या कि पहले हमने इन सभी चैप्टर का थियरी वीडियोज देख लिया है, अब इन्हीं सभी चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस आ रहा है, जिसमें अभी हम आज कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके पहले सेमीकंडक्टर अपलोड हो चुका है। इसके बाद आएगा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन और वेव। ये ऑसिलेशन और वेव क्लास 11th के चैप्टर है, उस सब के क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगा। फिर उसके बाद शुरू होगा ये सारे चैप्टर जो बच गए चैप्टर, अब उसका हम थियरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों साथ साथ करेंगे। ठीक, क्योंकि टाइम की कमी है, तुम्हारे पास भी टाइम की कमी है और ज़्यादा टाइम भी तुम्हारा नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि 10 घंटा 12 घंटा का एक एक क्लास स्ट्रेच करेंगे। बाकी सब्जेक्ट भी तुम्हें करने हैं, बाकी प्रैक्टिस भी करनी है, तुम्हें फॉर्मूला भी याद करना है, उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो वो सब करने के बाद मतलब 2 से ढाई घंटे के अंदर क्वेश्चन मतलब थियरी प्लस क्वेश्चन दोनों निपटाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि चीज़ें छोड़ छाड़ के करेंगे, ऐसा तुम पूरा वीडियो देखो, पूरा कंटेंट जो डिलीवर किया जा रहा है वो देखो, उसमें कोई भी चीज़ें छूटेगा नहीं। काफ़ी रिसर्च करके जो टाइम है वो हम, मेरा खुद का टाइम इन्वेस्ट करके हमने चीज़ें प्रिपेयर किया है, मैंने प्रिपेयर किया कि ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तुम्हें जो चीज़ें तुम्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें तुम्हें दिया जाए डायरेक्ट। कुछ भी फालतू के इधर उधर का बकवास ना किया जाए, इधर उधर तुम्हें घुमाया ना जाए। जो भी चीज़ ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें पढ़ा के अभी तुम्हें टाइम वेस्ट ना हो, वो सब सारी चीज़ें ध्यान में रखी गई है। इसलिए हम इतने कम समय में मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा सारे के सारे जो टॉपिक और सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो डिलीवर कर पाते हैं, सारे तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिलीवर कर पाते हैं। क्योंकि बैकएंड में बहुत सारा रिसर्च किया गया होता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारा रिसर्च, सबको मर्ज करके चीज़ें तुम्हें दी जा रही है। ठीक, तो इसके बाद मतलब जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये थियरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस आना शुरू होगा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग डेट भी दिया गया है, लेकिन अभी हम डेट से 1-2 दिन पीछे चल रहे हैं। तो मतलब जैसे कि ये वेव ऑप्टिक्स 30 मार्च को आ जाना चाहिए था, पर ये प्रॉबेबली अब वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि ये वीडियो है, अब ये वीडियो 28 को आ जाना चाहिए था, पर शायद ये 30 तक अपलोड होगा। 30 तक मतलब 29 को ये वाला वीडियो सेमीकंडक्टर का आया और फिर 30 को ये वीडियो आएगा। तो मतलब 1-2 दिन पीछे चल रहे हैं, आगे चल के इसको कवर अप कर लेंगे। पर सीक्वेंस यही रहेगा, जिस सीक्वेंस में यहाँ पे दिया गया है उसी सीक्वेंस में वीडियो अपलोड होगा। तो उसके अकॉर्डिंग तुम खुद का अपना प्लानिंग कर सकते हो। ठीक, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, सीधा अब आते हैं अपने मुद्दे पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काफ़ी एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है,
काफ़ी इजी भी है। अगर तुमने फार्मूला सिर्फ याद कर लिया है तो इसे बहुत घुमा फिरा के मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर ये उतना है नहीं। अगर चीज़ें तुम एक बार समझ गए तो मतलब एक क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी डायरेक्ट से ही होते हैं। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूले पता है तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे तो मेमोरी बेस्ड होते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन बेस्ड, तो मतलब करना आसानी होता है। ठीक ठीक है, मजे लेंगे, बारी बारी से शुरू करते हैं। ठीक, तो पहला सवाल, ये डिस्प्लेसमेंट करंट, एम्पियर्स, मैक्सवेल लॉ से रिलेटेड मतलब ये टॉपिक, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, फिर टॉपिक चेंज होते जाएगा। ठीक ठीक है, पहला सवाल बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज कंटिन्यूअस, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट का पहले डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई डी, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट का जो बाप होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा कहाँ से होता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। मतलब जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो पैदा करेगा किसको, डिस्प्लेसमेंट करंट को। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का बाप कौन हुआ, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज कंटिन्यूअस, मतलब वो हमेशा आते जाएगा। कब तक रहेगा, जब तक कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग इन द सर्किट, ये सही ऑप्शन है। बाकी का ऑप्शन गलत होगा। मैग्नेटिक फील्ड से कोई रिश्ता नाता नहीं है, बोथ नहीं। थ्रू वायर एंड रेसिस्टेंस ओनली, नो। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे। ठीक, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट का बाप कौन, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इससे ही पैदा होता है। बाप का मतलब क्या है, उससे ही पैदा हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पैदा कौन हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मैक्सवेल 4 इक्वेशंस आर रिटन एज, ठीक, मैक्सवेल का जो 4 इक्वेशन है उसको ऐसा लिख दिया गया है। ठीक है, विच इक्वेशन हैव सोर्स ऑफ ई एंड बी होगा, बेसिकली ई एंड बी मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली। कौन से इक्वेशन में ई और बी सोर्स है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो सोर्स कौन सा है, इस वाले फॉर्मूले में ई सोर्स है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, कि मतलब जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किससे प्रोड्यूस होता है, चार्ज से प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें देखा जाए तो इसमें भी कुछ खास है नहीं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है, या तो करंट से, कंडक्शन करंट, नहीं तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट करंट, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। करंट कोई भी हो सकता है, कंडक्शन करंट या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो फोर्थ वाला भी है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 एंड 4। सोर्स ई और बी का क्या है, 1 एंड 4, तो ये मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, टू एस्टेब्लिश इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ दिस इन द स्पेस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट विल हैव चेंज विद द रेट ऑफ व्हाट। ओके, कैपेसिटर प्लेट दे रखा है, कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू दे रखा है कि 2 एम्पियर अगर है, या फिर इतना प्रोड्यूस करना है, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू दे रखा है कितना है, 1 माइक्रोफैराड है, ऐसा बोल रखा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस रेट से चेंज किया जाए वो हमसे पूछा जा रहा है। मतलब डी वी बाई डी टी, जो डी वी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट, डी वी बाई डी टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या, पहले तो वो लिखेंगे, आई डी इज इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अब थोड़ा खोपचे में लेते हैं, फाई ई को अगर लिखें, फाई ई क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ई इंटू ए। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ई इजकल टू क्या होता है, ई इजकल टू डेल्टा वी बाई डी, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू डेल्टा वी बाई डी। तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ई इजकल टू डेल्टा वी को सिंपल वी लिख देते हैं यहाँ पे, वी बाई डी इंटू ए। तो ये हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला। फ्लक्स के फॉर्मूले को इसमें अगर चेप दें तो इसको इस यहाँ पे अगर चेप दें तो जो आई डी का एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ
वी ए बाई डी, ठीक। अब वी क्या है, पोटेंशियल, ए क्या है, एरिया, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। एरिया ऑफ द प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, एरिया ऑफ द प्लेट चेंज नहीं हो रहा है और ना ही डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट चेंज हो रहा है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू तो डिफरेंशिएशन के बाहर निकल जाएगा। बाहर अगर निकल गया तो ये क्या बन जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और इधर क्या बन गया, डी वी बाई डी टी, ठीक है। अब ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी देख के दिल को खुशी मिला, कुछ समझ में आया, कुछ चमका, दिल को खुशी मिलना चाहिए। ये क्या है, सी है, वो वाला सी नहीं, कैपेसिटेंस वाला सी, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो जो आई डी होगा वो क्या होगा, सी डी वी बाई डी टी के बराबर होगा, ठीक। ये एक काफ़ी सुंदर सा प्यारा सा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला बन जाता है कैपेसिटर के केस में। इसको डायरेक्ट भी याद रखो, बहुत जगहों पे ये डायरेक्ट ऐसे ही यूज होता है, मतलब इस फॉर्मेट में याद रखोगे तो डायरेक्ट मतलब चीज़ों में यूज कर पाओगे। तो कैपेसिटर के केस में याद रखो, कैपेसिटर के केस में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उसको तुम सी डी वी बाई डी टी लिख सकते हो, जहाँ पे सी क्या, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और वी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, वी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक। अब इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करें तो आई डी दे रखा है अपने को, सी की वैल्यू दे रखा है और डी वी बाई डी टी पूछ रहा है। सिंपल सा चेप देंगे बस इसमें वैल्यू। तो इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू चेप दे तो क्या होगा, आई डी की वैल्यू 2 इजकल टू सी, सी कितना 1 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, डी वी बाई डी टी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से डी वी बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁶, तो 2 इंटू 10⁻+6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू ये होनी चाहिए, इतना वोल्ट पर सेकेंड। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या, वोल्ट, और टाइम का सेकंड, तो वोल्ट पर सेकंड, 2 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर सेकंड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सवाल चमका, मज़ा आया, मज़ा आया, नहीं आया तो आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोल रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट of a harmonic electromagnetic wave in a vacuum is equal to this, okay. What is the amplitude of electric field part, okay. जो EM वेव में हम जानते हैं, कोई भी EM वेव जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। अब EM वेव भाई बन जा ऐसा कुछ, इसके दो पार्ट होते हैं, ये मतलब दो चीज़ से मिलकर बना होता है, E से और B से। अब इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होता है E और B में, वो क्या रिश्ता होता है, E इज इक्वल टू बी सी, not that BC. BC means magnetic field into C. C is speed of light and B is magnetic field, not the layman language, ठीक। ये रिश्ता होता है। अब अपने को यहाँ पे B की वैल्यू दे रखा है और E की वैल्यू पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट कितना होगा। तो इसी को तुम E नॉट इजकल टू बी नॉट सी भी लिख सकते हो, मतलब एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। तो बी नॉट की वैल्यू दे रखा है, बी नॉट ये रहा, तो E नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सिंपल वैल्यू चेप देंगे यहाँ पे। तो ई नॉट इजकल टू बी नॉट कितना दे रखा है, 510 एन टी, एन का मतलब क्या होता है, नैनो टेस्ला, नैनो मतलब 10⁻⁻⁹, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया बी नॉट की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ओके, नथिंग एल्स, दिमाग नहीं लगाना है ज़रा। सी इजकल टू 3 × 10⁸, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को ई मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो क्या, ये देखो 10⁸, एक जीरो मिलकर 10⁹ हो जाएगा, तो ये 10⁸, 10⁹ 10⁻⁹, खत्म हो जाएगा सब, दुनिया खत्म। 51 × 3, ये कितना हो जाएगा, 3 5 के 15, दिस यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम। तो ई नॉट की जो वैल्यू होगी वो 153 न्यूटन पर कूलम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंसिडेंट ऑन अ मटेरियल सरफेस, ठीक है। द वेव डिलीवर मोमेंटम एंड एनर्जी, मतलब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे आके पड़े तो वो क्या, वो एनर्जी तो पहले तो ट्रांसफ़र करता ही है, तो ई जो ट्रांसफ़र करेगा वो जीरो हो गया, नॉन जीरो हो गया, ये बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी जो ट्रांसफ़र करता है वो नॉन जीरो होता है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी इधर ट्रांसफ़र करता ही है, मतलब जो भी हिट करेगा किसी सरफेस को तो कुछ एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र करेगा। मोमेंटम की बात करें तो यस, मोमेंटम भी ट्रांसफ़र करता है, जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हिट करता है तो मोमेंटम भी ट्रांसफ़र करता है। फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू पी सी, जहाँ पे ई एनर्जी हो गया, सी स्पीड ऑफ लाइट, पी मोमेंटम जो कि ट्रांसफ़र हुआ है, तो
मोमेंटम भी ट्रांसफ़र करता है और एनर्जी तो ट्रांसफ़र करता ही है। तो दोनों नॉन जीरो होगा, दोनों नॉन जीरो होगा मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। अगला सवाल, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू वैक्यूम इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई जा रहा है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। अब इसमें से कौन सा, जो नीचे दे रखा है जो भी मसाला, इसमें से कौन सा वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट है, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं। के क्या होता है, के का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू 2π/λ। तो के जो है मतलब वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो नहीं होगा, नहीं। इसको चेक करें, अगर k/ओमेगा, के की वैल्यू क्या, 2π/λ, ओमेगा क्या होता है 2π/t, तो t ऊपर चला जाएगा, 2π कैंसिल, तो ये t/λ होगा। तो ये भी जो है लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, नहीं ये भी नहीं होगा। k इंटू ओमेगा अगर देखें तो k इंटू ओमेगा, के की वैल्यू 2π/λ, ओमेगा इजकल टू 2π/t, तो ये मतलब कैंसिल तो नहीं होगा, पर जो ये पूरा का पूरा मटेरियल है वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। फोर्थ, ओमेगा की बात कर रहा है, ओमेगा क्या होता है 2π/t, टी टाइम पीरियड। अब यहाँ पे जो ओमेगा है वो लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वही पूछ रहा है कि कौन सा इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ है। इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट तुम देख के भी बोल सकते थे कि ओमेगा होगा, जस्ट मैं दिखाने के लिए सारा कैलकुलेशन कर दिया कि तुम्हें पता भी होना चाहिए, अगर बाद में कैलकुलेट करना पड़े तो मतलब आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मतलब सारा ही ऑप्शन मैंने दिखा दिया कि कैसे करते हैं। ठीक, चमका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, इन प्लेन EM वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनसोइडली विथ दिस एंड एम्पलीट्यूड इज दिस। ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी व्हाट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, E0 की वैल्यू दे रखा है कितना 480 वोल्ट पर मिनट। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है फ्रीक्वेंसी का, पर वो ज़रूरत है नहीं, फालतू का इन्फॉर्मेशन दे रखा है। हमें बी कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं इसके बीच में रिश्ता क्या होता है, वही वाला E इक्वल टू BC। ठीक, ओके, तो ये BC में B क्या, मैग्नेटिक फील्ड, C स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो सिंपल C के वैल्यू हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, E दे रखा है, B कैलकुलेट करना है, सिंपल इसमें चेप देंगे, तो जो B0 होगा वो E0/C के बराबर हो जाएगा। E0 की वैल्यू 480 और C क्या 3 × 10⁸ डाल देंगे, तो ये 3 से 160 हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल। जो आंसर दे रखा है 1.6 करके दे रखा है, तो इसमें से 2 जीरो इधर डाल दे तो 1.6 हो जाएगा ये, तो 1.6 × 10⁻⁻6 बचेगा। ठीक, वेबर पर मीटर स्क्वायर की यूनिट दे रखा है। ठीक है, टेस्ला भी डायरेक्ट लिख सकते थे, पर वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई एरिया इज मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, एक ध्यान में रखेंगे। तो 1.6 × 10⁻⁻6 मतलब थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आगे बोल रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिस इज बीइंग चार्ज टू अ वोल्टेज सोर्स व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंजिंग एट द रेट दिस। ठीक है, कैपेसिटर के केस में जिसका कैपेसिटेंस दे रखा है और बोल रहा है कि पोटेंशियल जो है कैपेसिटर के अक्रॉस वो इस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द पार्ट्स थ्रू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड बी क्या होगा। ठीक है, कैपेसिटर दे रखा है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका रेट ऑफ चेंज dV/dt दे रखा है कितना 3 वोल्ट पर सेकेंड, और कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखा है C कितना 20 माइक्रोफैराड। हमसे पूछ रहा है कि इसके मतलब इसमें जो कंडक्शन करंट IC और जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट करंट का पहले फॉर्मूला देखें तो वैसे तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ID इक्वल टू ε0 d∅e/dt। इसको भी यूज करके तुम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो d∅e/dt। पर पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कैपेसिटर के केस में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो C dV/dt डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो। ये कैपेसिटर के केस में डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना ज़्यादा इजी होता है कंपेयर टू ये वाला फॉर्मूला। ठीक, क्योंकि इसी के टर्म्स में चीज़ें दी गई होती है, जैसे यहाँ पे भी C की वैल्यू दे रखी है, dV/dt की वैल्यू दे रखी है, सिंपल इसमें चेप दो तो मतलब जो अपना डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है वो आ जाएगा।
कैलकुलेट करते हैं। आई डी इजकल टू सी, सी की वैल्यू कितना 20 माइक्रो फेराड, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फेराड, इंटू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी की वैल्यू कितना दे रखा है 3। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा 20 × 3 60, 10⁻⁻6 को माइक्रो लिख सकते हो तो माइक्रो एम्पियर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो कितना हो जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर। अब यहाँ पे कंडक्शन करंट भी पूछ रहा है कि वायर में कितना कंडक्शन करंट होगा, तो जितना डिस्प्लेसमेंट करंट होगा उतना ही कंडक्शन करंट होगा। मतलब वायर में कंडक्शन करंट जा रहा है, यहाँ पे वही डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, फिर यहाँ पे वही कंडक्शन बन जाएगा। तो जितना डिस्प्लेसमेंट करंट होगा उतना ही कंडक्शन करंट भी होता है। तो जो IC की वैल्यू होगी वो भी इतना ही होगा 60 माइक्रो एम्पियर। तो दोनों जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों की वैल्यू 60 और 60 माइक्रो एम्पियर ही होगी। तो पहला कंडक्शन करंट और दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ पे दोनों 60 ही होगा। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द मैग्नेटिक फील्ड इन द ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ पीक वैल्यू दिस, द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वही वाला सेम चीज़ है, बार बार रिपीट हो रहा है। पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मतलब EM वेव में मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू दे रखा है 20 नैनो मतलब 10⁻⁻9 टेस्ला। पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, तो वही फॉर्मूला E इजकल टू BC, ई नॉट इजकल टू B0C। वैल्यू पुट करेंगे, हमें ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। B की वैल्यू कितना 2 × 10⁻⁻9, C की वैल्यू कितना 3 × 10⁸। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 = 6, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 को 0.6 भी यहाँ पे लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है, तो यूनिट ये भी हो सकता है वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यूनिट है। यहाँ पे वोल्ट पर मीटर दे रखा है, ठीक है, दोनों SI यूनिट ही है बेसिकली। 1 न्यूटन पर कूलम इजकल टू 1 वोल्ट पर मीटर, दोनों SI यूनिट ही है, तो दोनों सेम ही होगा। 0.6 मतलब कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 20 दे रखा है, हमने 2 ले रखा है। तो ये हड़बड़ी में ये गलती नहीं करेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो गड़बड़ी होता है वो आसान क्वेश्चन में ही होता है। देखो यहाँ भी मेरे से हो रहा है। तो जितना सवाल इजी होगा, क्योंकि तुम चीज़ें फास्ट करोगे तो हर गलत होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो जो आंसर होगा डायरेक्ट 60 यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। यूनिट यहाँ पे वोल्ट पर मीटर दे रखा है, तो ठीक है हम वोल्ट पर मीटर के टर्म्स में ही ले लेते हैं, दिस वोल्ट पर मीटर। तो ये अपना फाइनल आंसर 60 नहीं होगा भाई, 6 होगा, मतलब सॉरी 10⁸ इंटू 1 10⁻9 10⁻+9 10⁻�9 वो कट के 1 हो जाएगा। तो 3 2 6 होगा, सिर्फ 6 वोल्ट पर मीटर, ठीक। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन को थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना, क्योंकि उसमें एरर यही वाला, इस तरह के एरर बहुत ज़्यादा लोग रिपीट करते हैं। मैं ही नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, और भी बहुत सारे, तुम में से बहुत सारे लोग करोगे। तो मतलब इस पर ज़रूर ध्यान देना। जितना क्वेश्चन आसान होगा उसको थोड़ा सा सब्र रख के मतलब करना। वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वो जब गलत हो ना अंदर से कचोटता है, मतलब बहुत अंदर से दर्द होती है। ऐसी दर्द जो सामने वाले को तो दिखेगा नहीं, तुम्हें अंदर ही अंदर तड़पा रही होगी। ब्रेकअप कभी हुआ होगा, वो उस समय जो दर्द होता है कि दिखता नहीं है, बस अंदर दर्द हो रहा होता है, ये उससे भी खतरनाक देता है। ब्रेकअप वाले दर्द से भी ज़्यादा खतरनाक ये वाला दर्द होता है कि आसान क्वेश्चन को हमने गलत करके आ गए। जहाँ हमें 4 मार्क्स मिल रहा था वहाँ घर से 1 मार्क्स दे के आ गए। टोटल नुकसान 5 मार्क्स का हो गया, और उसे जीवन बदल सकती है 5 मार्क्स से। तो मतलब ध्यान देंगे इसका, ठीक। तो जो ई की वैल्यू होगी ये हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये PYQ है, 2024 में ही आया हुआ है। ये क्या बोल रहा है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी थ्रू अ रेसिस्टर, ठीक है। मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया गया, फोटो बनाए, जैसे ये कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया गया किसी बैटरी से, और उसमें कोई रेसिस्टर R भी कनेक्टेड था। ये कैपेसिटर है C, ये बैटरी है, ये रेसिस्टर है, ठीक। इफ़ I इज द करंट इन द सर्किट देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट, I इज द करंट इन द सर्किट देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट। सर्किट में जो करंट है वो I है, तो इन द गैप बिटवीन द प्लेट यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके लिए ऑप्शन बहुत सारा दे रखा है, ठीक है। बारी बारी से पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ I। मतलब इस गैप में एक डिस्प्लेसमेंट करंट होगा I, और वो उल्टा फ्लो करेगा। नहीं,
इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होगा और उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कंडक्शन करंट के बराबर ही होगा। अगर यहाँ पे सर्किट में करंट आई जा रहा है तो इसके भीतर भी, इसके बीच में भी जो करंट जाएगा वो आई ही जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा और उसका भी डायरेक्शन सेम होगा जिससे कि ये जा रहा है। ठीक, आई ग्रेटर देन नो करंट नहीं, करंट तो होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आई फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज आई। बीच में क्या होगा, कैपेसिटर प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होगा जिसका मैग्नीट्यूड आई होगा और वो सेम ही डायरेक्शन में जा रहा होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आपके करेक्ट हो जाएगा। बारे ऐसा कर रहा हूँ तो वो डायलॉगबाजी नहीं करना है, थोड़ा मूडी इधर उधर हो रहा है तो मतलब टेढ़ वेढ़ कर रहे हैं, स्टाइल नहीं बना देना है कि करेक्ट हो जाएगा ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ पॉइंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एवरेज पावर आउटपुट ऑफ दिस। ठीक है, मतलब एक पॉइंट सोर्स है जो कि ईएम वेव रेडिएट कर रहा है और उसका एवरेज पावर 800 वाट है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस दिस फ्रॉम द सोर्स विल बी दिस, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी व्हाट। ठीक है, फालतू का इन्फॉर्मेशन ये सब दे रखा है। जब मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की वैल्यू क्या है, 62.5 वोल्ट पर मीटर है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कर लेंगे, वही वाला फॉर्मूला, E इजकल टू बी सी, बी इजकल टू ई बाई सी, ई की वैल्यू 62.5, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। काट कूट करेंगे, 3 से ये कैंसिल करेंगे तो 3 × 2 = 6, एग्जैक्ट तो कैंसिल नहीं होगा पर ठीक है, 3 × 2 = 6 और 2 बचा तो 25, 7 8 3 = 24। मतलब इसको कैसे करें, इसको ऐसे करते हैं, पॉइंट को पहले हटा देते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब ये 625 हो गया, इसको कैंसिल कर दे, 3 × 2 = 6, 0 2 25, 25 8 3 = 24, 1 3 समथिंग ऐसे जाते जाएगा। और यहाँ पे जो आंसर दे रखा है 2 पॉइंट के टर्म में दे रखा है, तो 2 पॉइंट इधर घसकाना है, तो नीचे कितना जीरो है, 9 जीरो है, 10⁹ है, 2 जीरो अगर ऊपर चेप दे तो ये 2.083 हो जाएगा और 10⁻⁻7 बन जाएगा। ये 10⁻+9 है, 2 जीरो ऊपर चेप दिए इसमें, 10⁻7 बचा, ऊपर बचेंगे तो 10⁻⁻7। तो ये बी की वैल्यू जो होगी वो ये हो जाएगी अपना ऐसा यूनिट टेस्ला में। ठीक, ऑप्शन देखें तो 2.08 और 2.808 को यहाँ पे 09 दे रखा है, कोई बात नहीं, बाकी का ऑप्शन 10⁻⁻7 10⁻⁻7, तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मिसमैच होता है, उससे चलेगा उतना, अब इतना मतलब एग्जैक्ट पे नहीं जाना है कि नहीं तो मतलब रायता फैल जाता है। ठीक, अब एग्जैक्ट पे जाओगे तो मतलब बेसिकली ये 3 नहीं होता है, 2.999 समथिंग कुछ बड़ा नंबर होता है, अगर वो लोगे तो मतलब थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, 2.0208 जो आ रहा है 209 आ जाएगा शायद। ठीक, पर ठीक है, उतना भावनाओं में नहीं जाना है, दिल को मजबूत रखना है। आसपास के आंसर भी आ रहा है तो वो भी सही आंसर होगा। ठीक, ज़्यादा लपड़ चपड़ नहीं करना है फालतू का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस दिस सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस दिस mm. ओके, अ टाइम वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज अप्लाइड टू द प्लेट ऑफ द कंडेंसर, द डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी व्हाट। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है लेकिन ये सर्कुलर प्लेट है, मतलब 2 सर्कुलर प्लेट ऐसे हैं और वो मतलब कैपेसिटर की तरह ऐसे कनेक्टेड हैं। इन सर्कुलर प्लेट का जो रेडियस है वो दे रखा है, आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस डी है वो दे रखा है कितना, 1 mm, 0.1 mm। ठीक है, और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, dV/dt, उसकी वैल्यू दे रखा है कितना, 5 × 10⁻13 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक, हमसे डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर के केस में इसीलिए मैं बोला था डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, C dV/dt। एप्सिलॉन और dφ/dt भी होता है, पर कैपेसिटर के केस में डिस्प्लेसमेंट करंट का ये वाला फॉर्मूला यूज करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक, अब यहाँ पर dV/dt की वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखा है लेकिन C की वैल्यू नहीं दे रखा है, उसके लिए ये सब इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो पहले तो हम C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि ये C कितना है, कितना बड़ा C है। तो उसके लिए C का फॉर्मूला क्या, A∈0/d, इधर उधर की बातें नहीं सोचेंगे इसमें। ठीक, कैपेसिटेंस का मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, A∈0/d, A क्या हो जाएगा, πr², यहाँ पे
पाई आर की वैल्यू कितना 2 सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई डी। डिस्टेंस कितना दे रखा है 0.1 में दे रखा है 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एसआई यूनिट में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया कैपेसिटेंस का वैल्यू। अगर इसको थोड़ा सा खोपचे में लेके मतलब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये सिंप्लीफाई होगा, क्या बन जाएगा सी पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 और ये नीचे ये क्या बन जाएगा 10⁻⁻4। नीचे अगर देखें तो ये 1/10 है तो बेसिकली ये भी 10⁻⁻4 ही है नीचे में, तो 10⁻⁻4 और ये नीचे 10⁻⁻4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या सिर्फ 4 पाई, तो यही मतलब कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हो 4 पाई, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे चेप देंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे चेप दे अगर तो सी की वैल्यू 4 पाई और dV/dt की वैल्यू कितना 5 × 10⁻13। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 5 चौका 20 पाई इंटू 10⁻13, ये हो जाएगा ID डिस्प्लेसमेंट करंट। पर कुछ ज़्यादा नहीं आ गया 10⁻13, ऑप्शन में देखा जाए तो दे रखा है, इतना नहीं दे रखा है भाई साहब। फिर क्यों ऐसा आ रहा है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करना यहाँ पे हम भूल गए हैं। तुम ध्यान दिए होगे शायद बहुत सारे तुम लोगों में से कि मास्टर पगला गए हो, एप्सिलॉन नॉट कहाँ गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो जो सी यहाँ पे हमने सिर्फ 4 पाई ले रखा है, इसमें क्या आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें अगर हम वो चीज़ें मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 तो ये 10⁻13 - 12 करके सिर्फ 10 बचेगा। ठीक, अब ये सब मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आंसर कुछ दे रखा है, अब एग्जैक्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे करना 5 चौका 20 अगर लेट से करते हैं तो 20 इंटू पाई इंटू 8.85 इंटू 10 तो मतलब इसको बेसिकली 88.5 लिख सकते हो। 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैलकुलेटर ही यूज करना पड़ेगा। 20 से तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से। इसको 20 से मल्टीप्लाई, 2 के 10, 0 हाथ में 1, 8 दूना के 16, 1 17 के 7 हाथ में 1, 8 दूना के 16, 1 17 और ये जो 0 है ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, मतलब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, ये 0 0 कैंसिल है। इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 से तो इतना आ जाएगा, इतना इंटू पाई। अब फाइनल एग्जाम में तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा नहीं, तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट चीज़ें कैलकुलेट करने की कोशिश करो। देखो ऑप्शन जो दे रखा है वो बहुत फार है, क्लोज ऑप्शन नहीं है ऐसा। ये 10⁻2 है, ये 10⁻3 है, 10⁻4 है, मतलब 10 के मल्टीपल्स में अंतर है। तो तुम पाई को अगर 3 ले लिए 3.14 होता है, 3 भी ले लिए तो क्लोज पॉसिबल आंसर तो ला ही सकते हो। तो ज़रा इसको 3 लेके पहले सॉल्व करो। मान लो इसको 3 और जरा मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0 7 3 21 के 1 में 2 21 23 के 3 में 2 3 2 5 ये हुआ, इतना आ रहा है। अब जरा क्लोज देखो कौन सा है 5310, इसको तुम लिखोगे तो ये वाला देखो ये कितना है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, बेसिकली डेसिमल है 2 नहीं 3 10⁻3 ये वाला देखो, ये मतलब 4 डिजिट है बेसिकली। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5560 ये हो जाएगा। और यहाँ पे अपना क्या आ रहा है 5310, तो क्लोज में तो यही आ रहा है, इतना ही है। इसमें 3.14 थोड़ा बढ़ा देंगे तो इसकी वैल्यू भी थोड़ा बढ़ जाएगी, पर ऑर्डर तो यही रह रहा है। ये देखो ये कितना है 556, तो 556 तो होगा नहीं, ये तो 4 डिजिट में 5000 है, ये 500 ही दे रखा है। और ये देखो तो मतलब 10⁻4 है तो उतना भी तो बड़ा होगा नहीं, और ये इतना भी छोटा होगा नहीं। तो ऑब्वियस है कि यही क्लोज ऑप्शन आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस के साथ तुम मार सकते हो कि यही वाला होगा। तो तुम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, पर ऑप्शन देख के तुम मैच कर लोगे। अपने को क्या एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना रिपोर्ट करना है, सब्जेक्टिव थोड़ी ना लिख रहे हैं, ऑप्शन है, आंसर तो दे ही रखा है, तो क्लोज ऑप्शन देख लेंगे। अगर बहुत क्लोज हुआ, जैसे कि एक दूसरा ऑप्शन इसमें भी दिया रहता कि दूसरा ऑप्शन दिया था 5.57 इंटू 10⁻3, ऐसा एक और ऑप्शन होता कि 5.57 या 5.56, तब जाके हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते कि नहीं भैया अब गेस नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। लेकिन वैसा देगा नहीं, वो भी नहीं चाहता है कि तुम गधा काम करो कि मतलब यहाँ पे 3.14 लेके के मल्टीप्लाई करो, कोई नहीं चाहता है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो मतलब थोड़ा सा इधर उधर गेस में मतलब जुगाड़ लगाओगे बेसिकली, तो कैलकुलेट कर सकते हो बिना कैलकुलेटर के भी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के नहीं आ जाना है कि अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, कैलकुलेटर तो है ही नहीं। जुगाड़ लगा के करो, और जुगाड़ लगा के दिमाग लगाओगे कौन सा क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर होगा। ठीक, हमेशा ऐसा कर सकते हो। जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो ऑप्शन होगा वो बहुत फार होगा, तो वहाँ पे तुम
तो ऑप्शन में बहुत गैप होगा, क्लोज ऑप्शन नहीं होगा, तो वहाँ पे तुम इजीली गेस कर सकते हो, मतलब जुगाड़ लगा के अप्रॉक्सीमेट मल्टीप्लाई करके इजीली गेस कर सकते हो कौन सा सही होगा। ठीक, तो ये ट्रिक भी है, साथ साथ हम सारी चीज़ें सीखेंगे जो उससे हम टाइम बचा सकें और मतलब आगे बढ़ सके। यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि करोगे तो मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, वो टाइम हमें नहीं देना, एग्जाम में टाइम बचाना है, तो जितना टाइम बचा सकते हो वो इतना फ़ायदा है। तो मतलब थोड़ा सा जुगाड़ लगा के अप्रॉक्सीमेट में भी ला के आंसर ला लो तो मतलब काम बन जाएगा, तो बन गया, ठीक है ना। तो सवाल आंसर आ गया, आप मतलब किससे, आंसर आने से मतलब है। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव से रिलेटेड अब आगे क्वेश्चन शुरू होगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है द एनर्जी 11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, टू विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज इट बिलोंग। ठीक, मतलब एनर्जी दे रखा है और पूछ रहा है कि ये ईएम वेव के कौन से रीजन से बिलोंग करता है। तो पहले तो हम लैम्डा हमें पता करना पड़ेगा कि इसका वेवलेंथ कितना है, और वेवलेंथ के बेसिस पे उसका रेंज डिसाइड करना होगा बेसिकली। अब ये डायग्राम एक था जो कि मतलब पता होना चाहिए, जब हमने थियरी वीडियो देखा था इसका, जो थियरी वीडियो इसका कहाँ पे है भैया जी, ये रहा। तो यहाँ पे ये जो थियरी वीडियो है इसमें हमने ये जो अंत में देखा था, इससे ही बेसिकली इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दे रखा है, और ये सारे वेवलेंथ जो होते हैं किस डोमेन में होते हैं ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो पहले कहीं भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा रीजन में पड़ेगा, तो पहले वेवलेंथ कैलकुलेट करो, और फिर ये अब पूरा का सारा याद नहीं होना चाहिए, मतलब बस रेंज थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये काफ़ी छोटा होता है, ये बड़ा होता है। विजिबल का रेंज याद रखो, 400 to 700 नैनोमीटर इसका रेंज होता है विजिबल का। बाकी इससे जो कम होगा वो ऊपर हाई एनर्जी जोन में चला जाएगा, इससे ज़्यादा होगा अगर वेवलेंथ तो लो एनर्जी जोन में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पहले लेट से वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। अब ई का तो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो hc/लैम्डा होता है। तो लैम्डा जो होगा वो, जो लैम्डा की फॉर्मूला होगी वो hc/e हो जाएगा। पर इस फॉर्मूले से तुम कैलकुलेट करने जाओगे h की वैल्यू ये वाला, c की वैल्यू ये, c की वैल्यू नहीं, e की वैल्यू ये दे रखा है। c की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 × 10⁸। एनर्जी का वैल्यू ये, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम जो जाउल में कन्वर्ट करोगे फिर पुट करोगे, तो रायता फैल जाएगा बेसिकली। एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो क्या होता है, लैम्डा इजकल टू, हमने डुअल नेचर में पढ़ा था, लैम्डा इजकल टू क्या, 12,400 बाई लैम्डा इन एंगस्टॉन, सॉरी ई इजकल टू 12,400 बाई लैम्डा। लैम्डा अगर एंगस्टॉन में दे रखा है तो इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें एनर्जी मिल जाएगा, एनर्जी जो मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो वही वाला मैच हो रहा है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, हमें लैम्डा पूछ रहा है, तो यहाँ से लैम्डा की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इजकल टू जो कि एंगस्टॉन में आएगा वो 12,400 डिवाइडेड बाई ई इन ई भी डिवाइडेड बाई ई, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसको इधर कर दिए। अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 12,400 बाई 11 किलो मतलब 1000 इतना। तो अब जो आंसर आएगा लैम्डा का वो कितना एंगस्टॉन में आएगा, इतना एंगस्टॉन। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, ये 00 से 00 कैंसिल, इधर लिख लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 124/110। तो इसको करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक, इतना एंगस्टॉन। ठीक, कुछ एग्जैक्ट का मतलब ही नहीं है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग एंगस्टॉन के बराबर होगा। अब ये जो वेवलेंथ है वो किस डोमेन में पड़ता है, ये बेसिकली एक्सरे वगैरह होता है, मतलब हाई एनर्जी काफ़ी होता है। गामा हाई एनर्जी में कौन सा हुआ, इंफ्रारेड माइक्रोवेव तो विजुअल से भी कम एनर्जी वाले हैं, तो वो तो होगा नहीं। ये विजुअल काफ़ी हाई एनर्जी, विजुअल तो नैनोमीटर के रेंज में ही होता है। तो ये एक्सरे का जो होता है, एक्सरे जो होता है फ्यू एंगस्टॉन से 100 एंगस्टॉन के बीच का जो रेंज होता है वो एक्सरे का होता है, और मतलब 1 एंगस्टॉन से भी अगर कम रहता तब गामा में चला जाता। यहाँ पे तुम मतलब इस पे जाएं तो यहाँ पे एक्सरे का जो डोमेन है मतलब दिख रहा होगा कि मतलब 10⁻⁻10 मतलब कुछ फ्यू 10⁻⁻10 का मतलब क्या, एंगस्टॉन, फ्यू एंगस्टॉन के रेंज में होता है। तो ये एक्सरे का हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सरे। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा डोमेन रेंज पता होना चाहिए, मतलब डोमेन रेंज नहीं, रेंज पता होना चाहिए। तो किसी किसी का पास पता हो, एक्सरे का एक याद रख लो कि 1 एंगस्टॉन से लेकर के 100 एंगस्टॉन के बीच में आए तो एक्सरे,
अब इस वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगा। आप 1 एंगस्ट्रॉन से कम अगर वेवलेंथ रहे तो एनर्जी बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा तो गामा रे ज़्यादा एनर्जी वाला हो गया, ठीक। और विजिबल का रेंज याद रखो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है। ये याद रहेगा तो मतलब गेस कर सकते हो बाकी की चीज़ें, ठीक। तो इसमें जो आंसर होगा वो थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ। कम से कम वेवलेंथ किसका होता है? जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका? गामा रे का, ठीक। गामा रे सबसे ऊपर आता है यहाँ पे, जो गामा रे होता है सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है इसका, ठीक। और एनर्जी धीरे धीरे घटते जाता है। तो गामा रे का एनर्जी सबसे ज़्यादा तो इसका वेवलेंथ सबसे कम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ ऑल रेडियो वेव इन फ्री स्पेस इज दिस। ठीक है, मतलब हर रेडियो वेव या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो यही होता है वैक्यूम में, फ्री स्पेस में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव ऑफ वेवलेंथ दिस इज व्हाट। वेवलेंथ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, सिंपल सा सवाल है। फॉर्मूला क्या होता है? C इजकल टू लैम्डा इंटू एफ। फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ EM वेव इजकल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो C बाई लैम्डा हो जाएगा। C की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, कितने सीधे साधे लोग हैं, 3 इंटू 10⁸। लैम्डा की वैल्यू क्या? 150 मीटर। तो ये डाल देंगे, ये क्या हो जाएगा, मतलब 1 0 से ये कटेगा तो 10⁷ हो जाएगा। 1 0 और ऊपर दे दें अगर तो ये 10⁶ लिख सकते हैं, और ये 30 बन जाएगा तो 2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हो, तो 2 इंटू 10⁶। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या, या तो हर्ट्ज लिख दो या फिर मतलब यहाँ पे हर्ट्ज ही लिख रखा है, सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, हर्ट्ज लिख रहा है तो हर्ट्ज लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हर्ट्ज में दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी जो होगा ये हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे मेगा किलो के टर्म्स में कुछ तो दे रखा है, यहाँ पे 10⁶ है। 10⁶ जो होता है वो क्या होता है? मेगा के बराबर होता है। मेगा मतलब 10⁶, तो 2 मेगा हर्ट्ज इसको लिख सकते हो। 2 मेगा हर्ट्ज मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कोविड 2020 में आया हुआ P/Q है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे रखा है। कैलकुलेट द वेवलेंथ। अब यहाँ पे हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको पढ़ते कैसे हैं? B इजकल टू B0 साइन KX प्लस ω/t। स्टैंडर्ड जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? B इजकल टू B0 साइन KX प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है मतलब निगेटिव डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है, अगर माइनस होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा होता है, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो हमें B0 की वैल्यू ये हो गई, यहाँ पे K की वैल्यू, इसका जो कोएफिशिएंट है X का कोएफिशिएंट है वो हो गया, ओमेगा की वैल्यू जो T का कोएफिशिएंट है। हमें यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ को किसकी मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है? K की मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है। K इजकल टू 2π/λ। तो लैम्डा इजकल टू क्या हो जाएगा? 2π/K। 2π K की वैल्यू कितना है? K क्या है? X का कोएफिशिएंट। X का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? पाई इंटू 10⁻3। तो K की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई इंटू 10⁻3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? पाई पाई कैंसल, ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर। लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी, ठीक। ऑप्शन देखिए तो क्या, ऑप्शन 2 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवालों के सिलसिला में। सवालों के सिलसिला में आगे बढ़े तो अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ सन इज यूज्ड फाइनली एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब जो सन से आ रहा होता है जो भी लाइट या EM वेव, उसमें बहुत सारे EM वेव वगैरह होते हैं, तो इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज किया जाता है? अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? सन से जो आता है हीट, मतलब जो एनर्जी आता है वो सोलर पैनल पे पड़ता है, वो उसको गर्मी देता है, उससे वो मतलब चीज़ें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो जो सन में बहुत सारा EM वेव, मतलब सन से EM वेव आता है, उसमें बहुत तरह के एनर्जी, मतलब बहुत तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। बेसिकली अल्ट्रा वायलेट
विजिबल, इंफ्रारेड, ये सब मतलब उसमें रेडिएशंस होते हैं। इसमें से कौन सा रेडिएशन यूज किया जाता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो सन में हीट होता है, वो हीट कौन से वेवलेंथ में होती है? इंफ्रारेड रेडिएशन में होती है। अगर सन से जो रेडिएशन आ रहा है, जो ईएम वेव आ रहा है, उसमें से इंफ्रारेड निकाल दो तो तुम्हें गर्मी ही नहीं लगेगा, तुम्हें हीट महसूस नहीं होगा, क्योंकि इंफ्रारेड जो होता है उसी में हीट होता है, और उसी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो बेसिकली इंफ्रारेड का यूज करके मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया जाता है। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल टू आई जब द ऑर्डर ऑफ, मतलब जो आँख को दिखता है, विजिबल जो लाइट होता है उनका वेवलेंथ कितना होता है। इसलिए मैं पहले भी बोला था कि इसको याद रखने के 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर का रेंज में होता है वेवलेंथ, जो कि विजुअल रेंज होता है उसका वेवलेंथ। ठीक, 400 नैनोमीटर मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -7 मीटर, ये हो जाएगा। वैसे ही 7 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। तो इससे 4 से लेकर के, यहाँ पे डायरेक्ट मीटर में दे रखा है तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर 7 से लेकर के 7 इंटू 10 टू द पावर 7 के रेंज का विजुअल लाइट का जो वेवलेंथ होता है। अब इसके बीच में कौन सा पड़ रहा है? फोर्थ वाला, 6 इंटू 10 टू द पावर 7। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये अपना मतलब फाइनल आंसर हो गया। ओके, अगला सवाल, अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? 1 मिनट, थोड़ा गायब ना हो। ओके, तो इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? एक्सरे एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा भी, हीट रे भी, बीटा रे नहीं है। बीटा रे क्या होता है? बेसिकली स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो बीटा डीके होता है, बीटा डीके मतलब इलेक्ट्रॉन, बीटा प्लस डीके या फिर बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन डीके होता है, बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन डीके होता है। तो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं पॉजिट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन का, उसको बीटा रे बोलते हैं। ठीक, तो बीटा रे एक्चुअल में कोई ईएम वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक, तो इसमें वही पूछ रहा है कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो थर्ड वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है ये। ठीक है, एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन वुड प्रोड्यूस्ड व्हाट। एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बेसिकली चार्ज पार्टिकल होता है। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है, मतलब ये पता होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब रेस्ट पे रहेगा तो किसका बाप? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिश्ते में तो बाप ही हुआ। तो चार्ज अगर रेस्ट पे है मतलब v की वैल्यू 0 है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, v की वैल्यू कांस्टेंट है, चार्ज जो है वो कुछ कांस्टेंट इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ई तो प्रोड्यूस करेगा ही, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जब चार्ज मोशन में रहता है तो किसका बाप? दोनों का बाप, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का पप्पा। तीसरा केस, अगर चार्ज एक्सिलरेट कर रहा है, ए की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब एक्सिलरेशन भी है, मूव तो कर ही रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, एक्सिलरेट करके, तो इस केस में क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही क्योंकि चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही क्योंकि मूव कर रहा है, साथ ही साथ ईएम वेव भी प्रोड्यूस करेगा क्योंकि एक्सिलरेट कर रहा है, एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक, तो तीनों का बाप। ठीक, इस केस में जब चार्ज एक्सिलरेशन पे होता है तो तीनों का पप्पा, इसके 3 बेटे, मतलब ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सिलरेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ईएम वेव यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, साउंड वेव अल्फा बीटा ये सब नहीं प्रोड्यूस करेगा, ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। ठीक, अब बोलोगे इसमें से ये सभी तो ईएम वेव है, नहीं, ये बीटा रे ईएम वेव नहीं है, पीछे हमने डिस्कस किया। साउंड वेव एनीवे समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। अल्फा रे भी ईएम वेव नहीं है। अल्फा रे क्या होता है? अल्फा पार्टिकल का स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होता है, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अगर रेडिएट कर रहे हैं तो उसी को अल्फा रेज बोलते हैं। ठीक, वो कोई ईएम वेव नहीं होता है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल का स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, उसको बीटा रे बोलते हैं। वैसे ये स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई, उसको अल्फा रेज बोलते हैं। तो ये कोई ईएम वेव नहीं है, ईएम वेव सिर्फ ये वाला फोर्थ, तो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल।
आगे बोल रहा है फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन इन वॉट आवर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ दिस। ठीक है, वेवलेंथ की वैल्यू दे रखा है, एनर्जी पूछ रहा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इजकल टू एच सी बाई लैम्डा। एक तो ये होता है, पर इस फॉर्मेट में हम नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अगेन एच का सी का वैल्यू पुट करना रायता फैल जाता है। हम कैलकुलेट करेंगे शॉर्टकट से 12400, फॉर्मूला याद होना चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला क्या, 12400 बार बार आता है, लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉन में पुट करोगे यहाँ पे तो एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, काफ़ी स्टैंडर्ड है, तो काफ़ी काम में भी आता है, कैलकुलेशन ईजी आसान बनाता है, तो यहाँ पे भी वही यूज करेंगे। लैम्डा की ऑलरेडी एंगस्ट्रॉन में दे रखा है तो वही वाला वैल्यू पुट कर देंगे। लैम्डा कितना, 3000 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन के यूनिट में ही पुट करेंगे यहाँ पे, तो सिर्फ 3000 पुट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो एनर्जी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। हमसे जो पूछा जा रहा है वो किस में पूछा जा रहा है, वॉट आवर में पूछा जा रहा है। वॉट आवर का मतलब क्या होता है, मतलब 1 वॉट आवर, 1 वाट मतलब क्या, 1 जूल, वाट का मतलब क्या, 1 जूल बाई 1 सेकेंड इंटू आवर, आवर का मतलब क्या, 1 घंटा, 1 घंटा में कितना सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इतना सेकेंड, ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, तो जो 1 वाट आवर होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3600 जाउल के बराबर। यूनिट देखे तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल, सिर्फ जाउल बचा, तो 1 वाट आवर इजकल टू जितना जाउल, तो 1 जाउल इजकल टू कितना हो जाएगा, 1 जाउल इजकल टू 1/3600 वाट आवर, इतना हो जाएगा। ठीक, तो इसी यूनिट में हमें कन्वर्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर लेंगे। तो ई की वैल्यू ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे बैक अपना आते हैं एनर्जी वाले पे, तो ई की वैल्यू कितना, 12400/3, अब कुछ काट कुट कर ही लेते हैं, 0000 कैंसिल कर देते हैं, ये तो ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। नीचे कितना, 1 जीरो बचेगा, 30 बचा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू क्या, पहले जाउल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट कर दिया। अब जाउल को वाट आवर में करना है तो ये यूज कर लेंगे, 1 जाउल इजकल टू इतना वाट आवर, तो यहाँ पे जाउल हटा के 1/3600 वाट आवर कर देंगे। ठीक, अब सिंपल कैलकुलेट कर लो ये सारा का सारा रहता, कैलकुलेट करें तो क्या, 00, एक यहाँ पे 3 जीरो, तो 3 जीरो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, ये 10⁻19 और ऊपर जाएगा तो -3 और, तो -22 हो जाएगा। ठीक, अब काट कुट करें तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये नीचे 10 आएगा। ठीक, और काट कुट करें तो क्या, 4 से ये 9 टाइम्स में, 4 9 गए 36, 4 चौका 16, 4 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ काट कुट, तो कुछ एग्जैक्ट काट कुट तो होगा नहीं, तो अगर अप्रॉक्सीमेट में कैलकुलेट करें तो ये मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, इसको 3 से लेट से थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, तो थोड़ा सा अगर अप्रॉक्सीमेशन से काट कुट करें तो 3 से इसको काट कुट करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 1 जा और 0.1 बचेगा तो 0.3 आएगा, पर सिंपल में इसको हम सिर्फ 41 ही लेके चलते हैं। 41 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 और 4 4 जा 16/90 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 10⁻22 वाट आवर है। ठीक है, अब 9 से इसको कैंसिल करें तो कितना होगा, ये 9 से 1 और 7 70, 9 7 63, 7 70, 7 7 जाते जाएगा ऐसे, तो कुछ, और ये जो 0.10 है वो ऊपर जाके 1.7 इसको बना देगा, तो ये 1.77 ऐसे कुछ जाते जाएगा इंटू 10⁻22 वाट आवर, इतना हो जाएगा। तो जो फाइनल एनर्जी अपना आ रहा है वो इतना आ रहा है। अब इसको थोड़ा कंपैरिजन करोगे यहाँ पे, तो भले ही हमने यहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाया है तो मतलब हमने थोड़ा सा कम लिया है, इसको 41.3 होना चाहिए था, इसको 40 लिया है हमने, ये थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है। तो जो हमने वैल्यू क्या किया है, अब देखो पहले तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखोगे तो मतलब ये तो +22 है, रिजेक्ट हो गया, ये -22 है, लेकिन ये दोनों में है, और ये 2 है, ये 1.83 है। अब ये भी क्लोज मसला है, तो मतलब क्या एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहिए इसमें, पर फिर भी तुम गेस कर सकते हो। अब देखो गेस कैसे करना है, हमने वैल्यू थोड़ा कम कर दिया है, मतलब हमने 41.3 होना चाहिए था, लेकिन इसको हमने सिर्फ 41 लिया है, 41 लिया है, मतलब थोड़ा सा कम लिए हैं, मतलब अपना जो आंसर आएगा थोड़ा सा कम आएगा।
आंसर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो 1.77 कितना ज़्यादा, बढ़ के 1.8 भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है। 2 थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा 0.3 के मतलब से 1.83 ही रहेगा, पर फिर भी क्लोज मसला है। तो मैं तो यहाँ पे बोलूँगा अगर एग्ज़ाम में हो तो कैलकुलेट कर ही लो पूरा एग्जैक्ट। इसको 41.3 ले लो, इसमें इंटू 4 कर लो और फिर मतलब कैलकुलेट कर लो। एग्जैक्ट करोगे तो मतलब थोड़ा सा ही बढ़ेगा। अगर फीलिंग्स है मैथमेटिक्स का थोड़ा सा अच्छा खासा तो गेस कर सकते हो कि नंबर थोड़ा सा ही बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ेगा कि 2 हो जाए, 1.83 ही रहेगा। तो मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब फाइनल आंसर होगा। तुम एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। अगर ये आंसर गलत है तो नीचे कमेंट में बताओ। मैं आशा करता हूँ कि गलत नहीं होना चाहिए, यही आंसर सही होना चाहिए। पर क्या 2 के आसपास आ रहा है क्या, ये थोड़ा चेक करो, देखो। और गलत है तो आंसर में बताओ, कमेंट में बताओ। और अगर सही भी है तो कमेंट में बताओ कि मैंने जो किया है वो सही है, तुम्हारा भी सेम ही आंसर आ रहा है, वो भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है इफ़ म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड के आर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मीडियम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। रिलेटिव परमिएबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ है, डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है म्यू इजिकल टू अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू के आर दे रखा है, तो ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है जो हम पढ़ते हैं। तो मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन डायरेक्ट सही हो जाएगा। ये हमने इसमें कर भी रखा होगा, कहीं पे लिख रखा होगा, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चीज़ें होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू आर इंटू एप्सिलॉन। ये थियरी पीपीटी है, जो इस चैप्टर का थियरी वीडियो है उसका पीपीटी है ये, मतलब बेसिकली ये पीपीटी का नोट्स ही है। तो इसमें हमने डायरेक्ट ही कर रखा है। ठीक, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो कि याद रखना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड component oscillating sinusoidally with frequency this amplitude this then the amplitude of the oscillating magnetic field will be what। फालतू का ये अगेन फ्रीक्वेंसी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछ दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो पूछ रहा है। ई नॉट दे रखा है, ई नॉट की वैल्यू कितना 48 वोल्ट पर मीटर। और ये 2023 का PYQ है, तो उसमें भी देखो फालतू का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता है। ई नॉट दे रखा है, बी नॉट पूछ रहा है। फॉर्मूला कौन सा याद आया, ई नॉट इजकल टू बी नॉट सी इजकल टू बी सी। तो बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट बाई सी। ठीक, ई नॉट की वैल्यू कितना 80, सी की वैल्यू 3 × 10⁸। काट कूट करेंगे, काट कूट करें तो कितना आ जाएगा, 3 से ये 2 टाइम्स में 3 2 जा 6, 2 20, 6 18, 6 6 ऐसे जाते जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते तो मतलब क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये 48 दे रखा है, मैंने यहाँ पे 80 ले रखा है, ऑप्शन इसलिए मैच नहीं हो रहा है। ये 48 है। शौरी, ये हमेशा ये इस वाले में मैं गलती कर रहा हूँ, वहाँ भी गलती किया था, यहाँ भी गलती किया। आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट, ज़्यादा एरर उसी में होता है। 16 और नीचे एक से एक जीरो ऊपर भेज दे तो 1.6 × 10⁻⁻7 बन जाएगा बी नॉट। तो ये टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे टेस्ला दे रखा है यूनिट। तो बी नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁻7, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो होगा अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके, एनर्जी बनाए रखेंगे, एनर्जी हाई रखेंगे हम, इसलिए बैक टू बैक फायर कर रहे हैं कि ज़्यादा टाइम वेस्ट तुम्हारा ना हो, हम धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनसॉइडली विद दिस एंड द एम्पलीट्यूड इज दिस, द वेवलेंथ इज व्हाट। तो यहाँ पे वेवलेंथ पूछ रहा है। अब वेवलेंथ पूछ रहा है तो एम्पलीट्यूड का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी फालतू का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी पता है तो वेवलेंथ इजकल टू क्या, लैम्डा इजकल टू c/f, जो c होता है स्पीड ऑफ लाइट, क्या लैम्डा इंटू एफ के बराबर होता है, लैम्डा इंटू एफ। तो जो लैम्डा होगा क्या c/f के बराबर। c की वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और f की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 2 × 10⁻10। अब ये जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू दे रखा है ये फालतू है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे।
तो ये लैम्डा हो जाएगा। इसको काट कूट करें तो कितना, 2 से ये 1.5 टाइम्स में, और ये 10⁸ नीचे 10 बचेगा, मीटर में होगा। फाइनल जो आंसर है वो सेंटीमीटर में भी दे रखा है, अच्छा मीटर में भी दे रखा है। तो मीटर में अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 1.5/100 मीटर, और सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देख लेते हैं मीटर में जो दे रखा है, मीटर में दो ही दे रखा है यहाँ पे, तो ये तो 1.5/100 मीटर होगा, तो कोई भी ऑप्शन मैच होगा नहीं। 1.5 सेंटीमीटर थर्ड वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ये अपना मतलब यहाँ पे ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, इजी सा सवाल था, आसान से क्वेश्चन था ये। ठीक ठीक है, आगे दे रखा है कि व्हेन द लाइट प्रोपगेट थ्रू द मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी दिस एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी दिस, ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट v इज गिवन बाई, मतलब तो उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, v की वैल्यू क्या होगा, वो हमें पता करना है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, √μr इंटू एप्सिलॉन r, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, c/v, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, जहाँ पे c क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो v क्या हो जाएगा, c/√μr एप्सिलॉन r, ये हो जाएगा। अपने को v फाइंड आउट करना था, c/μr एप्सिलॉन r, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड, रेडिएशन प्रेशर वगैरह से रिलेटेड फॉर्मूला, रिलेटेड क्वेश्चन, सॉरी नॉट फॉर्मूला। सवाल देखते हैं। सवाल बोल रहा है द सन डिलीवर इतना वाट पर मीटर स्क्वायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स टू द अर्थ सरफेस, मतलब सन से जो एनर्जी आ रहा है वो इतना वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब बेसिकली इंटेंसिटी इसको बोल सकते हो, या फिर मतलब एनर्जी फ्लक्स भी बोल सकते हो, वो दे रखा है। द टोटल पावर दैट इंसिडेंट ऑन द रूफ ऑफ डायमेंशन दिस विल बी व्हाट, ठीक है, तो मतलब इंटेंसिटी इसको नहीं, अच्छा ठीक है, टोटल पावर कैलकुलेट करना, ये इंटेंसिटी भी है। तो इंटेंसिटी मतलब दे रखा है, तो इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या फिर इसको एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर लिख सकते हो, पावर डिवाइडेड बाई एरिया जो होता है वो इंटेंसिटी होता है। इंटेंसिटी यहाँ पे ये दे रखा है, हमें कैलकुलेट करना है पावर जो कि इस पे पड़ेगा, टोटल पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया, तो पावर इजकल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया। ये इंटेंसिटी ही है बेसिकली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, ये इंटेंसिटी ही है। एनर्जी तुम यूनिट से भी गेस कर सकते हो, इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर, तो उससे भी गेस कर सकते हो। तो ये 10⁻³ और एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला 8 मीटर इंटू 20 मीटर, एसआई यूनिट में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 16 160, इतना वाट हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 160 पे 3 जीरो, तो 4 जीरो ऐसे हो जाएगा, इतना वाट। इसको डेसिमल में लिखना है तो 1.6 इंटू 10⁻, कितना लिख सकते हो, 3 जीरो 4 जीरो तो है, और एक और तो 5 जीरो, तो 10⁵ वाट ऐसा लिख सकते हो। तो 1.5 इंटू 10⁵, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, सवाल चमका। अगला सवाल बोल रहा है द सन रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एट द रेट दिस, ठीक है, इट्स रेडियस इज दिस, द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट एट द सोलर सरफेस विल बी व्हाट, मतलब सोलर सरफेस मतलब सन के ही सरफेस पे, सन जो है जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो पावर दे रखा है, किस पावर से रेडिएट कर रहा है, और इसका रेडियस भी दे रखा है सन का। तो इसके सरफेस पे इंटेंसिटी क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या, पावर बाई एरिया, पावर की वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है 3.9 इंटू 10⁻26, ये पावर। और एरिया के लिए क्या, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया 4πr², जहाँ पे r क्या रेडियस, और रेडियस भी यहाँ पे दे रखा है तो डाल देंगे। तो एरिया क्या 4πr², r की वैल्यू क्या 6.96 इंटू 10⁸ का द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये इंटेंसिटी हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या, अब इसमें फिर लोचा होगा। इसको 3.9 को मतलब क्या लिख, एक तो जीरो इधर से भेज दो, तो 1 जीरो अगर भेज देंगे
तो ये 39 हो जाएगा और ये 10⁻25 हो जाएगा। नीचे क्या होगा 4 पाई और ये 6.96 है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 7 ले लेते हैं, नहीं तो रायता फैल जाएगा अगेन। 7 ले लेते हैं, 7 का स्क्वायर कितना 49, तो 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और 10 ये 16 हो जाएगा। क्लोज ऑप्शन होगा तो फिर चेक करेंगे, नहीं तो मतलब अगर बहुत फार हुआ, इसमें भी देखो तो 10⁻5 7 6 4 10 के ऑर्डर का डिफरेंस है, तो मतलब मेरे को लगता नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, देखते हैं। 10 कैंसिल करें तो ये 10⁹ बचेगा ऊपर, 25 माइनस 16 कितना 9 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें से क्या करें, 10⁹ में से 2 जीरो इधर घसका देते हैं, इधर फेंक देते हैं, तो 39 इंटू 100/4 पाई इंटू 49 इंटू 10⁻7 बचा यहाँ पे, ठीक। कैसा किए, क्यों किया, क्योंकि 49 को अगेन 50 ले लेते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। इसको 50 मान ले तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ा जुगाड़ लगा के कैंसिल करते हैं। इसको 2 टाइम्स में कैंसिल कर दिए, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 इंटू 3.14 3.14 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, मतलब 39/6.28 हो जाएगा इंटू 10⁻7, ठीक। ये इंटेंसिटी है तो वाट पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अब ये जो होगा कितना 6 6 जा 36, तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो 6 पॉइंट इंटू 10⁻7 जो आंसर होगा वो कुछ तो ऐसा ही होगा ना, 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻7 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो अब ऑर्डर देखेंगे यहाँ पे, तो 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻7, अब 10⁻5 या 8 तो नहीं होगा, 6 और 8 तो नहीं होगा, 10 के ऑर्डर का ये जो हमने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है उससे ये 6.4 6.5 6.6 थोड़ा सा चेंज होगा वैल्यू, इतना ही वैल्यू चेंज होगा, उससे ज़्यादा चेंज होगा नहीं, ठीक। लेकिन ऑर्डर तो वही रहेगा 10⁻7, तो 10⁻7 यहाँ पे मैच हो रहा है और 6 भी मैच हो रहा है, ऐसा नहीं कि 6 पहला डिजिट ही मतलब नहीं मैच हो रहा है। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, ठीक। ऑर्डर देखो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो फोर्थ ऑप्शन कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हो कि फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे नहीं जाना है, कैलकुलेटर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ छाड़ के नहीं आ जाना है कि अरे कैलकुलेटर ही नहीं है तो कैसे करें। जुगाड़ लगाइए और जुगाड़ से सॉल्व कीजिए, ओके, ठीक। और आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। इफ द रेडियो वेव ऑफ इंटेंसिटी दिस इज रिफ्लेक्टेड बाई सरफेस, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द सरफेस इज व्हाट। प्रेशर रिफ्लेक्शन वाला केस है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर इज इक्वल टू फुल्ली रिफ्लेक्टेड केस में 2I/c के बराबर होता है, 2I/c के बराबर होता है, जहाँ I या इंटेंसिटी। अगर एब्जॉर्ब हो जाता तब प्रेशर कितना I/c, फुल्ली रिफ्लेक्टेड हो रहा है तो प्रेशर कितना 2I/c, ठीक। तो यहाँ पे 2 रिफ्लेक्ट हो रहा है, बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, तो प्रेशर का फॉर्मूला 2I/c। I की वैल्यू दे रखा है, इंटेंसिटी यहाँ पे दे रखा है, और C क्या है स्पीड ऑफ लाइट, तो सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। 2I की वैल्यू कितना 1 दे रखा है, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, और C की वैल्यू 3 × 10⁸। इसको करें तो कितना हो जाएगा 2/3 मतलब 0.6 ऐसे जाते जाएगा, और 10 ये हो जाएगा मतलब बेसिकली 10⁻−8। लेकिन यहाँ पे जो आंसर देखोगे तो मतलब 6 पॉइंट समथिंग कुछ दे रखा है, तो एक काम करो उसमें 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर एक 10 और नीचे एक 10 डाल देते हैं, तो ये 20 हो जाएगा। 20/3 कितना हो जाएगा 6.66 जाते जाएगा, तो उसको 6.67 लिख सकते हो, और इंटू 10 ये 9 हो जाएगा, -9 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁹9। अब 6.67 आ देगा, 6.7 दे रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, ऑर्डर तो मैच हो रहा है। यहाँ पे ये भी 10⁹9 का है, पर यहाँ पे 8 दे रखा है, तो उतना तो अंतर आएगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन हुआ वो करेक्ट हुआ, ठीक। अगला सवाल आगे बोल रहा है, रेडिएशन ऑफ एनर्जी E फॉल नॉर्मली ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द सरफेस इज व्हाट। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने एक बार स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था। E = PC होता है, जहाँ पे P क्या मोमेंटम, E क्या एनर्जी, और C स्पीड ऑफ लाइट। तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा E/c, P = क्या हो जाएगा E/c, जहाँ E एनर्जी। अब ये रिफ्लेक्टिंग केस में जब नॉर्मली फॉल एंड परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, तो एनर्जी ट्वाइस हो जाएगा,
यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाएगा, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, रिफ्लेक्टिंग केस में चीज़ें डबल हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा 2E/c, मतलब E/c आया और E/c रिफ्लेक्ट करके गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो उल्टा डायरेक्शन में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक E/c जो ऊपर गया मान लो और नीचे जो आया माइनस, वो माइनस E/c होगा, मतलब एक ऊपर पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये 2E/c हो जाएगा मोमेंटम, ठीक। तो रिफ्लेक्टिंग केस में मोमेंटम का ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, याद रख सकते हो। और ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये फार्मूला याद रखेंगे, ये फार्मूला भी हमने किया है वीडियो में, देखोगे मतलब यहाँ पे नोट्स में, तो E=PC ये एंड में किए होंगे, यहाँ पे E=PC, ठीक, P=E/c, ये चीज़ें हमने देखा है यहाँ पे। तो जो भी फॉर्मूला चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए, वो जो थियरी वीडियो जो होता है भले ही 1 घंटे का ही है, लेकिन कुछ भी छूटा नहीं है उसमें, एक भी नहीं। जितने फार्मूला सॉल्व करने के लिए जितना फार्मूला, जितना कॉन्सेप्ट चाहिए, सारा कुछ उसी में घुसेर के रखा गया है, ठीक। मतलब उसको कंडेंस किया गया है, कुछ छोड़ छाड़ के नहीं, बहुत सोच समझ के, बहुत सारा रिसर्च करके, बहुत टाइम स्पेंड करके उसको कंडेंस किया गया है। तो उसकी अहमियत को समझो, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला। अब ये PYQ जो 2020 में आया हुआ है, द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ EM वेव इज व्हाट। और हम जानते हैं कि जो EM वेव होता है उसमें एनर्जी के टर्म्स में, EM वेव में एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है, मैग्नेटिक फील्ड से आता है, और दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बराबर होता है, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बराबर होता है। तो जो रेशियो पूछ रहा है कि उसमें जो एनर्जी है उसका रेशियो क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और मैग्नेटिक फील्ड वाले एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो 1:1 हो जाएगा, ठीक, 1:1 के बराबर होगा, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक। हमने फॉर्मूला भी लिख रखा है कि वो बराबर होगा और कितना होगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज की ले लो, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के ये। और यहाँ पे हमने बोल रखा है कि दोनों जो होता है वो बराबर होता है, कहीं पे लिख भी रखे होंगे, एनर्जी डेंसिटी जो दोनों के टर्म्स में होता है वो वैल्यू बराबर होता है यहाँ पे। जैसे देखो टोटल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो या तो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में वैल्यू बराबर होता है, तो या तो इसका डबल कर दो, नहीं तो इसका डबल कर दो, ठीक। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ये जो दोनों वैल्यू जब जोड़ रहे हैं तो दोनों में का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है, तो तुम टोटल एनर्जी इसका डबल लिख सकते हो या फिर इसका डबल लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक। तो ये बातें यहाँ पे दिखाई, इनडायरेक्टली लिखा गया, डायरेक्टली भी लिखा जा सकता था, डायरेक्टली लिखा जाता तो और ज़्यादा बेहतर होता है। डायरेक्टली भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा जा सकता है कि एनर्जी डेंसिटी जो होता है, यहाँ पे लिखा ही गया एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, लिखा गया, छोड़ा नहीं गया है, ये रहा, ठीक। और यहाँ पे इनडायरेक्टली मतलब दर्शाया गया है, तो डायरेक्टली भी स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये रहा। तो एक एक स्टेटमेंट का वैल्यू समझ रहे हो, मतलब सीधे सीधे उससे क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब वो कितना कंडेंस और कितना मतलब सही सटीक नोट्स है वो चैप्टर में। जितने भी PYQ जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट चाहिए, मैं एकदम उसी PDF में से खोल खोल के दिखा सकता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है, ये चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी तुम्हें मसाला चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे दिया गया है उस नोट्स में। उस नोट्स में तुम्हें सारी चीज़ें मिलेंगी, उस नोट्स को एक बार फॉलो कर लिए तो मतलब सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2024 का ये PYQ है। द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस इज व्हाट, ठीक। मतलब इसमें से बहुत सारा प्रॉपर्टी लिखा गया है, इसमें से कौन सा EM वेव का प्रॉपर्टी नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। देखते हैं। दे ट्रैवल विद द स्पीड, दिस करेक्ट है। जो C स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड से जो ट्रेवल करते हैं उसका जो स्पीड होता है, ये भी चीज़ें नोट्स में है। C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये भी चीज़ें नोट्स में है। C की वैल्यू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इस वेव के साथ ट्रैवल करते हैं, तो ये सही बात है। हमसे पूछा रहा है कौन सा गलत है, तो ये तो सही बात है भाई। दूसरा देखते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये गलत बात है। हमने पहले भी देखा था एक बार, EM वेव का बाप कौन, एक्सिलरेटेड चार्ज। एक्सिलरेटेड चार्ज से पैदा होता है EM वेव। EM वेव कहाँ से पैदा होता है, एक्सिलरेट, जब चार्ज एक्सिलरेट करता है
तब यूनिफॉर्म से अगर मूव करे तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब एक्सेलरेट करेगा तब ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्पीड से मूव करे तो ना, ये गलत बात है। तो यही वाला सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन बाकी के भी देख लेते हैं। दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, सही बात है, ईएम वेव ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। और जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। ये भी जस्ट पहले हमने देखा, ये भी सही बात है, ये गलत बात है। तो यही प्रॉपर्टी नहीं है, यही यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज व्हाट। तो चार्ज कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है, मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, मतलब एक तो एनर्जी डेंसिटी ही स्टोर्ड होता है और उसका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U इजकल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। अभी क्वेश्चन को मेरे को लगता है कि इस चैप्टर में नहीं लेना चाहिए था, पर चूंकि डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह से रिलेटेड है तो थोड़ा सा यहाँ पे आ गया है। ठीक, फ्लो में मतलब सेलेक्ट हो जाता है क्वेश्चन। ईज बाई 2c, ये मतलब गलत भी नहीं है, क्योंकि मतलब हम डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे पढ़ते हैं तो कैपेसिटर के बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में भी पढ़ रहे होते हैं। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वो मतलब इसमें भी लिया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो एनर्जी होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एनर्जी डेंसिटी, मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का क्या हो जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाई एरिया। तो एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होगा किसके बराबर होगा, एरिया इंटू लेंथ के बराबर होगा। एरिया और ये लेंथ डी हो गया, तो डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कर देंगे तो एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी जो होगा वो क्यू स्क्वायर बाई 2c, डेंसिटी वॉल्यूम से, तो एरिया इंटू डी, ये वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए तो डेंसिटी हो गया। अब c का फॉर्मूला तुम क्या लिख सकते हो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, डी कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। ये देखा जाए तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये मतलब यहाँ पे सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द वेवलेंथ ऑफ ए लाइट इज दिस, द नंबर ऑफ वेव इन 1 mm लेंथ विल बी व्हाट। अच्छा ठीक है, मतलब बोल रहा है कि लाइट का वेवलेंथ दे रखा है, लेट से एक वेवलेंथ है। तो मतलब इस वेवलेंथ क्या होता है, ये डिस्टेंस जिसमें एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, मतलब एक वेव जितना डिस्टेंस में आ जाए उसको लैम्डा बोलते हैं। ठीक, उसको लैम्डा बोलते हैं। अब डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, d 1 mm, 1 मिलीमीटर। ठीक, अब पूछ रहा है कि इस डिस्टेंस में कितने वेव आ सकते हैं। हम मान लेते हैं कि n वेव आ सकते हैं। तो अगर n वेव आए तो n इंटू लैम्डा जो होगा वो d के बराबर होगा। ठीक, तो n इंटू लैम्डा जो होगा वो d के बराबर होगा, जो इस डिस्टेंस में आ सकता है। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो d बाई लैम्डा हो जाएगा। d की वैल्यू 1 mm, mm मतलब 10⁻³ मीटर। लैम्डा की वैल्यू कितना दे रखा है, 4000 एंगस्टॉन, एंगस्टॉन मतलब 10⁻10 मीटर। ठीक, अब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+10 बन जाएगा। ठीक, काट कूट करे तो ये 3 और ये मतलब ये भी ऊपर जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻³ और -3 10⁻6 हो जाएगा। -6 ये 10 होगा, यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दिया वहाँ पे। 10⁻6 और +10 ये कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, 10⁻+4। तो और 10⁻4 डिवाइडेड बाई 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻4 को 100 × 100 लिख सकते हो बाई 4, इस 4 को 25 लिख सकते हो, 2500, n की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसको डेसिमल में लिखना है तो मतलब क्या लिख सकते हो, 2.5 10⁻4 नहीं, 0.25 × 10⁻4 लिख सकते हो। ठीक, मतलब 4 0 देना है तो 4 डेसिमल इधर खींचोगे तो 0.25 हो जाएगा, 10⁻4 इतना नंबर हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये शायद लास्ट सवाल है। यस, तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं। इफ 5% ऑफ द पावर ऑफ दिस watt light bulb is converted to visible radiation,
विजुअल रेडिएशन में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द विजुअल रेडिएशन एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द बल्ब विल बी व्हाट, ठीक है। मतलब एक पॉइंट बल्ब है और उससे जो पावर निकल रहा है, बोल रहा है कि इस पावर का 5% ही है जो विजुअल में है, विजुअल एनर्जी के फॉर्म में है। अब बोल रहा है उस विजुअल एनर्जी का इंटेंसिटी जो होगा, एवरेज इंटेंसिटी कितना होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द बल्ब, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी आई इजकल टू पी बाई एरिया, पावर बाई एरिया। अब पावर क्या होगा यहाँ पे, पावर तो बल्ब इतना दे रहा है लेकिन उसका 5% ही विजुअल में है, तो जो हमारे लिए पावर है, पावर की वैल्यू वो कितना है, 100 का 5%, यही विजुअल में है, तो इंटू 5/100 ये पावर हो गया। एरिया क्या हो जाएगा, मतलब इसके चारों तरफ 1 मीटर का एरिया स्पेरिकल सरफेस होगा, स्पेरिकल सरफेस का एरिया कितना, 4πr², आर की वैल्यू कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 100 से 100 गया, ऊपर बचा 5/4 पाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 4 से इसको करें तो 1.25 डिवाइडेड बाई 3, तो 1.253 की वैल्यू 3.14। अगेन अब अप्रॉक्सीमेशन में अगर कैलकुलेट करें तो इसको जस्ट 3.14 को अगर हम सिर्फ 3 मान लें तो 3 मान लें तो कितना हो जाएगा, ये 0.41 समथिंग कुछ आएगा। तो इतना वाट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, इसके क्लोज होना चाहिए, मतलब ऑप्शन कुछ। अब इसके क्लोज में देखो तो 0.4 भी है, 0.5 भी है, दोनों ही लगभग लगभग क्लोज है। लेकिन ऑप्शन में देखा जाए तो पहला डिजिट अगर गेस किया जाए 3.14 को, लेट्स से डेसिमल कैंसिल हो गया, नहीं वेट, हाँ मतलब ठीक है, डेसिमल कैंसिल हुआ, तो इसको अगर मतलब 0.5 हो सकता है क्या, अगर 5 हुआ तो 15 हो जाता, अगर हमने 3 भी माना, अगर इसको इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ये 15 हो जाएगा, 5 3 जो 15 तो होगा नहीं, 0.4 ही रहेगा। इससे समझ में आ रहा है, मतलब ये गेस अगर नहीं आ रहा है तो एक्चुअल में डिवाइड करके देख लो, ठीक। तो 0.5 तो जाएगा नहीं, 0.4 के आसपास ही रहेगा ये, ठीक। तो 4 मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसमें भी कुछ है तो इसका आंसर अगर 4 है या फिर 5 है उसको चेक करना है, तो सिंपल मतलब इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.4 से, मतलब बेसिकली कि उतना आ रहा है क्या। अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो देखो वही बोल रहा हूँ ना, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब 12 आएगा और 0.4 से मतलब 1.2 हो जाएगा कुछ समथिंग, ठीक। 5 से करोगे मतलब 0.5, 5 से करोगे तो 15 और पॉइंट मतलब 1.5 हो जाएगा, यहाँ पे 1.2 ही है, तो 1.5 तो नहीं होगा, 0.4 ही रहेगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे मतलब जुगाड़ लगा सकते हो गेस के लिए। ये जो जुगाड़ वाला चीज़ है गेस वाला, वो गेस करो, अगर गलत हो रहा है, मतलब लेट से अभी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और गेस कर रहे हो, लेट से अभी बहुत गलत हो रहा है तो सचेत हो जाओ कि मेरा जो गेस होता है, मतलब तुम्हारा जो खुद का गेस होता है वो गलत हो रहा है, तो मतलब फाइनल एग्जाम में ज़्यादा गेस नहीं करना है, मतलब ऐसे। तो एक्चुअल कैलकुलेशन वहाँ पे थोड़ा सा कर लिया करो कि इससे अभी इस वाले में तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि 0.4 या 0.5, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। एक्चुअल कैलकुलेशन कर लेंगे ऐसे केसेस में, और एक्चुअल कैलकुलेशन करके आंसर रिपोर्ट कर देंगे। थोड़ा सा 30 सेकेंड या 1 मिनट टाइम ज़्यादा लग जाएगा, पर आंसर सही रिपोर्ट करना है, सही मार्क करना है, वो ज़रूरी है, ठीक। 1 मिनट का ज़्यादा टाइम लग गया कोई बात नहीं, पर गलती तो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर तुम गेस कर पा रहे हो तो ये 1 मिनट समय तुम बचा सकते हो, मतलब जो भी 30 सेकेंड 1 मिनट लगेगा इसको डिवाइड कर। ओके, तो ऐसा मतलब कर सकते हो थोड़ा, ठीक ठीक है। इसी के साथ इस चैप्टर के सारे जो प्रॉब्लम थे वो कंप्लीट हुए। आई होप कि मज़ा आया होगा, ठीक। काफ़ी एनर्जी जाता है वीडियो बनाने में, काफ़ी समय जाता है, बैकएंड में बहुत सारा काम होता है, मतलब करने में चीज़ें सेग्रीगेट करना, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो टू द पॉइंट क्वेश्चन है, जो भी नोट्स बना है, टू द पॉइंट नोट्स बना है, वो प्रोवाइड करना काफ़ी एनर्जी जाता है। तो मतलब थोड़ा सा कमेंट करो, लाइक वाइक कर दो कि तुम्हारे जैसे जो भी बाकी के जो जनतागण है वहाँ तक पहुँच पाए चीज़ें, ठीक।
ठीक है। और अभी ज़्यादा लोग फॉलो कर भी नहीं रहेंगे, मतलब क्योंकि ट्रस्ट इशू आता है कि नए नए मास्टर पे क्यों फॉलो किया जाए। तो वो अगर फॉलो कर रहे हो, मज़ा आ रहा है तो फॉलो कर सकते हो। आई होप मतलब पूरा ये मेरी प्रॉमिस है कि अगर तुम चीज़ें पूरा फॉलो करोगे तो मतलब द बेस्ट आउटपुट जो निकाला जा सकता है वो मतलब निकालोगे। तुम्हारा एग्ज़ाम द बेस्ट मतलब जाने वाला है, उसमें कोई डाउट या संदेह नहीं है। पर तुम्हें मेहनत करते रहना है। ठीक ठीक है। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।